नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम सीईटी के लिए क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट कार्यशाला है। पिछली कार्यशाला में हमने हिमालय की नदियों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार की नदियां। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपसे मेन मेन बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। प्रायद्वीप पठार की नदियां। पठार की नदियां। अब देखिएगा, प्रायद्वीप पठार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, जरा याद रखिएगा। एक वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की सॉरी बंगाल खाड़ी की ओर ले जाती हैं। एक वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। उनमें इन नदियों के नाम पूछे जाते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखने इनके नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इनके नामों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, एनार, कलार, कावेरी, वेंगई और ये ताम्रपाणी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ठीक है, इस साइड से यदि मैं नदियों की बात करूं तो इंपॉर्टेंट नदियां आपको इधर से भी याद रखनी है। जैसे लूणी, साबरमती, माही, फिर यहीं से भादरा, सतरंजी, नर्मदा, ताप्ती, काली, श्रावती। ठीक है, और यहाँ से याद रखो, इसी के अंदर याद रखना चाहो तो भारत पुंजा और पेरियार। भारत पुंजा और पेरियार ये प्रमुख नदियां हैं जो इस साइड आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी, कौन सी नदी अरब सागर की, आपको याद रखना है। ठीक है, चलना, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिएगा, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट नदी जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नदी का यहाँ से नाम लगाइएगा। हेडिंग लगाना इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी। हेडिंग क्या लगाओगे, गोदावरी। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो गोदावरी के अंदर पूछ सकता है आपसे, इसका उद्गम। उद्गम यदि पूछता है तो उद्गम हो जाएगा इसका त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से, त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से होगा। संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में, संगम या मुहाना, संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फिर यदि इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करता है, प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा आपके यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यदि कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई, कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह दक्षिण भारत व प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, याद रखना। सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की, और जो है आपके दक्षिण भारत की। ठीक है, फिर गोदावरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं आपके
बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, बृहत गंगा, बृहत गंगा, बड़ी गंगा। ठीक है, ये सभी नाम किसको दिए गए हैं? गोदावरी को दिए गए हैं, याद रखना। अभी गोदावरी का एक प्यारा सा चित्र हम लोग देख लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, याद रखना। ये यहाँ से त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी से नदी जो निकलेगी उस नदी का नाम होगा, इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी। क्या नाम होगा? गोदावरी। और ये गोदावरी जो है अंततः जाकर कहाँ गिर जाएगी? ये गिर जाएगी आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो मैं आपको यहाँ से बनाकर बता देता हूँ एक बारी, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, याद रखना, ठीक है, चलेगा। ठीक है? इनके नाम एक बार नोट कर देता हूँ मैं, नाम यहाँ से लिख लीजिएगा इनके, ठीक है। देखिएगा यहाँ से इस नदी का जो नाम है वह है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो इसके किनारे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है नासिक। क्या नाम है? नासिक। तो इसके किनारे जो शहर बसा हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। इस साइड से जो सहायक नदियां हैं देखो, ये आपका बायां साइड और ये दायां साइड, बायां साइड और दायां साइड। अब यदि मैं यहाँ इस साइड से बात करता हूँ दाई ओर से, यानी ये कौन सा हो जाएगा? दाई ओर। दाई ओर से यदि बात करता हूँ तो यहाँ से देखो परवरा इसकी सहायक नदी है, एक सहायक नदी का नाम है मूला और एक सहायक नदी का नाम है मंजरा, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। परवरा हो जाएगा, मूला हो जाएगा, मंजरा हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर ऊपर के साइड से बात करता हूँ, ऊपर के साइड से बात करता हूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हो जाएगी पूर्णा, फिर यहाँ पे हो जाएगी वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा, और पेनगंगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये सब धाराएं मिलेंगी तो इसका नाम हो जाएगा प्राणहित। क्या हो जाएगा? प्राणहित हो जाएगा। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम हो जाएगा सुबनगिरी, सुबनगिरी, सुबनगिरी। और यहाँ पे देखो ये सुबनगिरी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जो कई बार पूछा जाता, सॉरी सुबनगिरी नहीं है, इंद्रवती है, इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है, माफ कीजिएगा, इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती, इंद्रावती है जो आपके बाईं ओर से आकर इसमें मिलती है, ठीक है। और यहीं पर एक नदी हो जाएगी जिसका नाम होगा शबरी। क्या नाम होगा? शबरी। तो ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो आपको यहां से इसमें याद रखनी है, ठीक है। फिर इसी कंडीशन में क्या होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे, यहाँ ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है राजमुंद्री। क्या नाम है? राजमुंद्री। कई बार पूछा जा चुका है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में यह नदी क्या करती है? यह नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? चापाकार डेल्टा। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में नदी क्या करती है? चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये किसका था? यह आपके किसका था? यह गोदावरी का था। अब इस गोदावरी नदी के ऊपर दो परियोजनाएं संचालित हैं, दो परियोजनाएं संचालित हैं जो आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर दो परियोजनाएं संचालित हैं। पहली परियोजना का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो पहली परियोजना का नाम हो जाएगा रामगुंडम, रामगुंडम और पाचमपाद, रामगुंडम और पाचमपाद परियोजना, पाचमपाद परियोजना। ये इंपॉर्टेंट परियोजना है जो इस नदी के ऊपर क्या है? संचालित है। तो यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो नदी आएगी इसी के अंतर्गत वो आ जाएगी कौन सी? कृष्णा। कौन सी आ जाएगी? कृष्णा। तो नेक्स्ट नदी लगाइएगा हेडिंग कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नदी आ जाएगी कौन सी? कृष्णा। ना कृष्णा का सबसे पहले देखना है आपको सर उद्गम का हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना।
फिर इसका जो संगम या मुहाना होता है, संगम या मुहाना, तो संगम या मुहाना होता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। संगम या मुहाना कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। फिर यदि इसके अंदर प्रवाह क्षेत्र के अंदर बात की जाए तो प्रवाह क्षेत्र देखो इसका थोड़ा सा अलग याद रखना है। इसके अंदर महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा और आपके तमिलनाडु, सॉरी, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीन राज्य इसमें आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। फिर इसी कृष्णा नदी के ऊपर विवाद चल रहा है, कृष्णा नदी जल विवाद। विवाद जो चल रहा है वो 1956 से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा है। महाराष्ट्र के बीच चल रहा है, तो कई बार पूछता है कृष्णा नदी जल विवाद किन तीन राज्यों के बीच में है, तो इन तीन राज्यों के बीच में ये विवाद दिखाई देता है। ये विवाद क्या है? दिखाई देता है। ठीक है। अब इसके चित्र को लेकर बात कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हमारा इस चित्र के अंदर आएगा। ठीक है, चलना देखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट करके, यहाँ से जो धारा निकल रही है उस धारा का नाम होगा क्या? कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा। कृष्णा नदी जो है आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही लिखवा दिया है। यह जो नदी निकलती है यह निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, नदी का नाम क्या होगा? कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा। तो ये कृष्णा जो नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनमें हम बात करें तो सबसे पहली नदी की यदि बात की जाए, यहाँ से इंपोर्टेंट करके लिखना। देखो यहाँ से जो नदी आएगी उस नदी का नाम होगा आपके कोयना। क्या नाम होगा? कोयना। पहले मैं एक बार नदियों को अंकित कर देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है, चलेगा। एक बार इनके नाम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहली नदी की मैं बात करूँ यहाँ से, ये पहली जो नदी आ जाएगी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इस नदी का जो नाम होगा यहाँ से वह होगा क्या? कोयना। कोयना। दूसरी नदी का नाम हो जाएगा भीमा। दूसरी नदी का नाम क्या हो जाएगा? भीमा। फिर यहाँ से मूसी और मुन्नेरू। मूसी और मुन्नेरू इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, याद रखना। ठीक है। फिर यहाँ से यदि मैं पहली नदी की बात करूँ तो घाट प्रभा, माल प्रभा, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। कई बार पूछ ले, दाएं बाएं पूछा जाता है तो आपको दाएं बाएं याद रखना है। दाएं बाएं क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलेगा। वरना, पंचगंगा, वरना, पंचगंगा, और यहाँ से दो धाराएं हैं तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा दोनों मिलते ही नाम हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। और ये अंततः यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर किस में विलीन हो जाएगी? आपके सागरीय क्षेत्र में विलीन हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है। फिर इस कृष्णा नदी के ऊपर जो है आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर परियोजना संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना संचालित है। ठीक है। फिर इसी की सहायक नदी मूसी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है। फिर यदि मैं नेक्स्ट नदी की बात करता हूँ इसी के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फटाफट इन नदियों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। कावेरी, क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम और इनको जो है आपसे कुछ ज़्यादा बातें कर पाएँ। ठीक है। यहाँ सिर्फ आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट आपसे बात की है। हो सकता है मैं आपको यहाँ से हंसी मजाक के माध्यम से कुछ चीज़ें ना बता पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद यहाँ पर यूट्यूब पर आने का मेन मकसद यही था कि मैं आपको कम समय में अधिक कंटेंट उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक है, चलना नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा। पॉइंट बना के लिखिएगा, कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम पूछा जाता है तो उद्गम होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। ठीक है। फिर संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में। संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में। संगम या मुहाना बंगाली खाड़ी में। फिर आता है सर प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। देखो एक तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इंपॉर्टेंट एरिया है ये, तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है। फिर इस कावेरी नदी के बारे में एक कंसेप्ट और याद रखना, यह यह एकमात्र नदी है, यह एकमात्र नदी है जो, देखो याद रखना, एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ।
ठीक है, याद रखना ये भारत वाला कंसेप्ट है। अब इसमें भारत में क्या होता है कि ग्रीष्म काल में तो इस साइड से मानसून आता है अरब सागर से, और जब सर्दियों में उत्तरी पूर्वी लौटता हुआ मानसून जो बंगाली खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, तो यहाँ से देखो ये ग्रीष्मकालीन मानसून में वर्षा प्राप्त करती है, और इधर शीतकालीन मानसून में भी क्या करती है, वर्षा प्राप्त करती है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन दोनों मानसून में क्या करती है, वर्षा प्राप्त करती है। यह आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है डेटा, ठीक है। यह एकमात्र नदी है जो ग्रीष्म व शीतकालीन, ग्रीष्म व शीतकालीन, ग्रीष्म व शीतकालीन दोनों मानसूनों से, दोनों मानसूनों से, दोनों मानसूनों से, दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है, वर्षा प्राप्त करती है। यानी ये दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ठीक है। फिर इसे इसे दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाएगा वो किसे कहा जाएगा, गोदावरी को कहा जाएगा, और कावेरी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, ठीक है। फिर इसके किनारे जो है आपके, एक तो मेंटूर बांध परियोजना, मेंटूर बांध परियोजना, और एक शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना है। दोनों तमिलनाडु राज्य के अंदर है, परियोजनाएं संचालित है। अब शिव समुद्रम जो परियोजना है भारत की जो है आपके सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, और स्वतंत्र भारत की जो है वो आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 के अंदर बनाई गई थी। याद आपको यहाँ से रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। अब इसका एक चित्र देख लिया जाए, छोटा सा ध्यान दीजिएगा, चित्र इंपॉर्टेंट तरीके से। यहाँ से देखिएगा, यह जो नदी निकल रही है, इस नदी का यहाँ से प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, नदी का नाम हो जाएगा, देखो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकली है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकली है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, और इसका नाम क्या है, कावेरी। क्या नाम है, कावेरी। तीन राज्यों में बहते हुए कहाँ पर जा रही है नदी, नदी जा रही है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलेगा, एक बार उन सहायक नदियों को मैं दर्शा देता हूँ, फिर उनके नाम भी अलग से लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलेगा, ठीक है। ये कुछ सहायक नदियां हैं जिनके नाम आप लिख लीजिएगा इंपोर्टेंट करके, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली नदी की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहली नदी का नाम हो जाएगा हरंगी। क्या नाम हो जाएगा, हरंगी। यानी सबसे पहली सहायक नदी का नाम क्या है, हरंगी। हरंगी के बाद में है हेमवती, हेमवती। हेमवती के बाद में है शिमक्षा। क्या नाम है, शिमक्षा। शिमक्षा के बाद में यहाँ से हो जाएगा अरकवती। क्या हो जाएगा, अरकवती। तो ये आपके कावेरी की दाई ओर से, सॉरी बाई ओर से सहायक नदियां हैं, बाई ओर से क्या है, सहायक नदियां हैं, बाई ओर से क्या है, सहायक नदियां हैं। फिर यहाँ पे देखो लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ के पश्चात यहाँ से हो जाएगा काबिनी। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं। स्वर्णवती, स्वर्णवती, ठीक है। यहीं पर हो जाएगा भाविनी, स्वर्णवती, भाविनी, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक अंतिम सहायक नदी है यहाँ से अमरावती। कौन सी है, अमरावती है, अमरावती। इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं। और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बंगाली खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इंपोर्टेंट नदी याद रखना, ठीक है। इंपोर्टेंट नदी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया इसका चित्र भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी की ओर। नेक्स्ट नदी आ जाएगी, वहां से आ जाएगी महानदी। कौन सी आ जाएगी, महानदी। और महानदी इंपोर्टेंट सहायक नदी है, इंपोर्टेंट एक नदी है, याद रखना। महानदी की यदि बात करें तो महानदी जो है वो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। यहाँ पर दो धाराएं मिलती हैं, दो धाराएं मिलती हैं, कोयल और शंख। इन दो धाराओं के मिलने से बनती है, याद रखना, ठीक है। अब इस नदी के ऊपर इंपॉर्टेंट याद रखना, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो दो ही राज्यों में है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपके छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है। इस नदी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता, इसकी महत्वपूर्ण कुछ सहायक नदियां हैं, उनको देख लीजिए एक बारी, ठीक है। इसकी ये चार सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चार सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिएगा, यदि मैं इन चार सहायक नदियों की बात करता हूं तो चार सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है। पहली सहायक नदी की, पहली सहायक नदी की बात की जाए तो पहली सहायक नदी है शिवनाथ। पहली सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ है। शिवनाथ के बाद में हसदेव है। कौन सी है, हसदेव है।
फिर इधर से जो सहायक नदी आती है उसका नाम है ओंग, और यहाँ से जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, तेल। क्या है, तेल। और इस नदी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हीराकुंड। क्या नाम है, हीराकुंड। और ये हीराकुंड जो है उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माईबजा सागर 3109 मीटर, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है 4800 मीटर। 4800 मीटर लंबा बांध है। आपको इसका याद रखना है कंसेप्ट अच्छे तरीके से। ये हमारा कौन सी नदी का कंसेप्ट था, तो ये हमारा था आपके कौन सी नदी का, यह हमारे था भाई आपके महानदी का कंसेप्ट। और ब्राह्मणी जो नदी है उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी को क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक। तो ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो अपना जल जो है किस में ले जा रही थी, बंगाली खाड़ी में। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिनकी चर्चा करेंगे इस साइड, जिनकी चर्चा करेंगे इस साइड, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ से अरब सागरीय नदियां, हेडिंग क्या लगाओगे, अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर की नदियों में नंबर 1 नदी आती है नर्मदा। क्या नाम आता है, नर्मदा। यदि मैं सबसे पहले नर्मदा के उद्गम की बात करता हूँ, उद्गम की बात करता हूँ, तो उद्गम को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से, अमरकंटक एमपी से। यानी उद्गम कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक एमपी से हो रहा है, याद रखना, अमरकंटक एमपी से। फिर यदि इसके संगम या मुहाने की बात करता हूँ, संगम या मुहाना, तो संगम या मुहाना आता है इसका खंबात की खाड़ी गुजरात में। कहाँ पर आता है, खंबात की खाड़ी गुजरात में। यानी संगम या मुहाना कहाँ पर आता है, खंबात की खाड़ी गुजरात में आता है, ठीक है। फिर यदि नेक्स्ट बात की जाए प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र तीन राज्यों में है। एक तो आपके एमपी में है, महाराष्ट्र में है, और गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, याद रखना, ठीक है। फिर यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई यहाँ से आती है इसकी 1312 किलोमीटर। और ये प्रायद्वीप पठार की ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी, सॉरी, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है, याद रखना, सबसे लंबी नदी है, याद रखना है आपको वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। चलना, अब एक इसका प्यारा सा चित्र हो जाए, किसका, ध्यान देना। अब इसका प्यारा सा चित्र हम देख लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से और समझ में आ जाए। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। कहाँ पर है, एमपी के अंदर है, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट नदी है, जो अभी आपने देखी थी, ठीक है। कौन सी, अरे भाई नर्मदा, कौन सी देखी थी, नर्मदा नदी देखी थी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस नदी का नाम क्या होगा, नर्मदा। क्या होगा, नर्मदा नदी। अब इस नर्मदा नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब देखो, ये दायां छोर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दायां। और ये कौन सा हो जाएगा, बायां। कौन सा हो जाएगा, बायां। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि मैं इस साइड से सहायक नदियों की बात करता हूँ, तो सबसे पहली जो सहायक नदी यहाँ से आएगी वो आ जाएगी ओरसीन। कौन सी आ जाएगी, ओरसीन। यानी इसकी जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, ओरसीन है। ओरसीन के पश्चात यदि मैं बात करता हूँ तो वरना, ओरसीन के बाद में बात करता हूँ तो वरना, वरना के बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ तो एक और नदी आ जाएगी बीच में, जिसका नाम होगा क्या, इंपॉर्टेंट है, कोलार। कोलार के पश्चात यदि यहाँ मैं नदी की बात करता हूँ तो चंद्रकेशर। चंद्रकेशर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हथीनी, कौन सी हो जाएगी, हथीनी। तो देखो यहाँ से ओरसीन, बरना, कोलार, चंद्रकेशर, हथीनी, इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। इसकी कैसी सहायक नदियां, दाईं ओर की सहायक नदियां। यदि मैं बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करता हूँ, बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। कौन कौन सी हैं देखते हैं एक बार, ठीक है। पहले उनका एक बार जो है यहाँ से मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से याद रखना इन नदियों के नाम, नदियों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट तरीके से, देखिएगा। सबसे पहले नदी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से पहली सहायक नदी है बंजर, बरनार। देखो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, याद रखना है, बंजर, बरनार, शेर, टक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा।
छोटी तवा। तो ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। देखो ओरशीन, बरनार, वरना, कोलार, चंद्रकेशर, हथिनी। इधर से देखा जाए तो बंजर, बरनार, शेर शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा। ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां किसकी? नर्मदा की। किसकी? नर्मदा की। अब नर्मदा के बारे में और क्या चीजें याद रखनी है आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। इंपॉर्टेंट तरीके से और क्या चीजें आपसे पूछ सकता है तो देखिएगा, नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है। ढाल के विपरीत प्रवाहित होती हैं। विपरीत प्रवाहित होती हैं, यानी ढाल के विपरीत क्या होती हैं? नदियां प्रवाहित होती हैं। याद आपको रखना है, ये ढाल के विपरीत चलती हैं। इस कारण इन नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? भ्रंश घाटी। नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? भ्रंश घाटी। ठीक है, इन नदियों के द्वारा क्या किया जाएगा? भ्रंश घाटी, या फिर हम यूं कह सकते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण किया जाता है। रिफ्ट वैली का निर्माण किया जाता है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। रिफ्ट वैली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर इसी नदी के ऊपर, इसी नदी पर, इसी नदी पर गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट बांध है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसी सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है। नर्मदा नहर निकाली गई है। नर्मदा नहर। अभी नर्मदा नहर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति, फव्वारा, ड्रिप तथा टपकन सिंचाई पद्धति, टपकन सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। टपकन सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। फिर दूसरा क्या है? ये नर्मदा नदी क्या होती है? जब आपके जबलपुर मध्य प्रदेश पहुंचती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि चूने से निर्मित चट्टानें होती हैं। जब ये नदी चूने से निर्मित चट्टानों से टकराती है तो यहाँ पर चूने से निर्मित चट्टानों से टकराने के कारण तेज गति से धुआं निकलता है। इसलिए यहाँ पर जो आपके कपिल धारा जलप्रपात बनता है ना, कपिल धारा, कपिल धारा जो जलप्रपात बनता है, जलप्रपात का मतलब होता है झरना, जलप्रपात बनता है उसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो वह नर्मदा नदी बनाती है। इसके अलावा यहीं पर कंदरा जलप्रपात, कंदरा जलप्रपात बना हुआ है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कपिल धारा और जो आपके धुआंधार जलप्रपात है वो एक ही नदी के ऊपर है और एक ही नाम से है, एक ही जलप्रपात है, नाम अलग अलग है केवल। ठीक है, और इसके अलावा कंदरा जलप्रपात, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, फिर ये नदी क्या करती है कि जो आपके भ्रंश घाटियां, रिफ्ट वैली जो बनाती है ना, ये बनाती है विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य, विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य। पूछा जाए ना कि जो नर्मदा नदी है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बनाती है? तो वो आपकी बनाती है किसमें? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ठीक है, फिर इसी नदी के ऊपर महाराष्ट्र राज्य के अंदर नर्मदा सागर बांध परियोजना संचालित है, जो भी परीक्षा की दृष्टि का क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा था किसके बारे में? ये हमारा डेटा था किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। नेक्स्ट जो नदी आ जाएगी हमारी इसी के अंदर, नेक्स्ट नदी जो आएगी वह आएगी कौन सी? तो इस नदी के अंदर पश्चात जो नदी आएगी वह आएगी ताप्ती नदी। तो अब पढ़ते हैं किसके बारे में? ताप्ती नदी के बारे में। किसके बारे में? ताप्ती नदी के बारे में। तो अब नेक्स्ट नदी देखते हैं ताप्ती। कौन सी देखते हैं? ताप्ती। तो हेडिंग लगाइएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। देखिएगा ताप्ती नदी के अंदर सबसे पहली जो चीज आप याद रखेंगे सर, वो क्या याद रखेंगे? उद्गम। तो जो ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है ना, वह आपको याद रखना है उद्गम। और उद्गम होता है इसका बैतूल एमपी से। बैतूल का पठार है, बैतूल का पठार एमपी से, यानी इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? बैतूल के पठार एमपी से होता है, याद आपको रखना है। सेकंड बात आती है इसी के अंदर संगम या मुहाना, संगम या मुहाना। तो संगम या मुहाना इसका कहां पर होगा? वह होगा खंबात की खाड़ी में। कहां पर होगा? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के अंदर होगा। यानी इसका संगम या मुहाना कहां पर होगा? खंबात की खाड़ी में होगा। आपको याद रखना अच्छे तरीके से। और इसकी जो नेक्स्ट बात आती है यहां से इंपॉर्टेंट है प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र इसका 3 राज्यों में होगा। आपको याद रखना है प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में, एक तो आपके एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, और गुजरात। ठीक है, आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये 3 राज्य होंगे जहां पर इसका क्या रहेगा? प्रवाह क्षेत्र रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि यह जो नदी है ना, ये सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच, देखो सतपुड़ा की पहाड़ी मैंने आपको बता दी अलग थे, और अजंता की जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यह
सतपुड़ा व अजंता के मध्य, सतपुड़ा व अजंता के मध्य, अजंता के मध्य रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो भ्रंश घाटियों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आपको यह भी चीज याद रखनी है, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियों का निर्माण कहां पर करती है, तो वह करती है आपके अजंता और जो है सतपुड़ा की पहाड़ियां उनके मध्य। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट, इसके किनारे गुजरात का सूरत शहर बसा हुआ है। सूरत शहर बसा हुआ है इसके किनारे। गुजरात का सूरत शहर किसके किनारे है, वह ताप्ती नदी के किनारे है। फिर एक चीज और याद रखनी है, इस पर गुजरात राज्य में उकाई परियोजना संचालित है। गुजरात राज्य में कौन सी परियोजना संचालित है, उकाई परियोजना संचालित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उकाई परियोजना किस नदी पर संचालित है, तो वह गुजरात राज्य के अंदर कौन सी नदी पर संचालित है, ताप्ती नदी के ऊपर संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट डेटा है याद रखना। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हमारी जो नेक्स्ट नदी आ जाएगी वह आ जाएगी, स्टार बना के लिखना, माही नदी। कौन सी लिखेंगे, माही नदी। तो नेक्स्ट इसी के अंदर लिखिएगा स्टार बना के, माही नदी। तो अगली जो नदी हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। अब माही नदी की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले माही नदी का क्या देखेंगे सर, उद्गम देखेंगे। क्या देखेंगे, उद्गम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, उद्गम। उद्गम, उद्गम जो होता है इसका होता है मेहंद झील एमपी से, मेहंद झील एमपी से होता है, मेहंद झील एमपी से। मेहंद झील जो पड़ती है वह विंध्याचल पर्वत की तलहटी में स्थित है। फिर इसका संगम या मुहाना जो होता है ना, संगम या मुहाना, संगम या मुहाना होता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। याद रखना, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहां पर है, गुजरात के अंदर है। फिर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह 3 राज्यों में है। प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में है। प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है, जैसे एमपी, राजस्थान और गुजरात, और गुजरात। ये आपको याद रखना है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। फिर यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितना है, 576 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इस माही नदी के अंतर्गत देखो एक चीज और आपको याद रखना है कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, याद यहां से समझिएगा, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। तो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम क्या है, माही नदी है। फिर पूछा जाए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी, तो वह नदी हो जाएगी कांगो। कांगो नदी को ही कहते हैं जायरे, जो अफ्रीका के अंदर है, याद रखना। फिर यदि मैं मक्कर की बात करता हूं तो मक्कर के अंदर आ जाएगा लिम्पोपो। क्या आ जाएगा, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो जो है वो मक्कर को 2 बार काटने वाली एकमात्र विश्व की नदी है। तो इसे फंडामेंटल से भी याद रख सकते हैं, माँ काली। देखो, माँ से माही, का से कांगो, ली से लिम्पोपो। यह भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम से चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलेगा, डायग्राम देखते हैं माही नदी का। देखो, ये विंध्याचल पर्वत है, इसकी तलहटी में ये झील है मेहंद झील। कौन सी झील है मेरे प्यारे भाई, मेहंद झील, एमपी के अंदर। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम आपको याद रखना है, क्या, माही नदी। इस प्रकार से एक नदी निकलती है और ये अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे युवक आकार में बहते हुए वापस जो है गुजरात साइड आ जाती है। और गुजरात में आपको पता है कहां पर आकर समाप्त होती है, अरब सागर वाले एरिया में। ठीक है, यहां से इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, देखिएगा, यहां से इस नदी का नाम क्या है, माही नदी है। माही नदी देखो ये राजस्थान में आती है, और राजस्थान में ये जो है यहां से खांडू ग्राम बांसवाड़ा से क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, इधर अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अब यहां से देखो इसकी पहली जो सहायक नदी है उसका नाम है जाखम नदी, जाखम नदी। इस साइड से जो नदी आती है उसका नाम है सोम,
क्या नाम है? सोम। तो ये सोम, जाखम तीनों नदियां मिलकर, माही, तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। क्या बनाती है मेरे प्यारे भाई? त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम जो बनता है वह डूंगरपुर में बनता है। कहां पर बनता है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के अंदर नवा टापरा, या जिसको अपन नेवरपुरा भी कहते हैं, वहां पर क्या है? त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, फिर देखो यहां से इस नदी का जो नाम है वह हो जाएगा आपके अन्नाश। अन्नाश, अन्नाश के पश्चात नदी आती है चाप। कौन सी आती है? चाप। तो अन्नास, चाप, जाखम, सोम, ये क्या है? माही की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इस नदी के ऊपर 3 इंपोर्टेंट बांध बने हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। 3 इंपोर्टेंट बांध बने हुए जो आपको याद रखने हैं। पहले बांध का नाम है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया भी था, इससे जस्ट पहले जब अपन ने जो है भांकड़ा, सॉरी, आपके हीराकुंड बांध पड़ा था, जो उड़ीसा के अंदर था, महानदी के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर इस बांध का जो नाम है वह है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। फिर यहाँ पर देखो ये जो बांध है, इस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध जो पड़ता है वो पड़ता है पंचमहल गुजरात में। कहां पर पड़ता है प्यारे भाई? पंचमहल गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पंचमहल गुजरात के अंदर पड़ता है। अब ये जो इस माही नदी के ऊपर एक बांध परियोजना संचालित है जिसका नाम है माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना। इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 3 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना बांध। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट जो है वह आपके क्या है कि इस माही नदी पर जो माही बजाज सागर परियोजना है ना, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, यह देश में आदिवासियों के लिए, याद रखना प्यारे भाई, देश में आदिवासियों के लिए, देश में आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए संचालित सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना है। तो पूछा जाए देश में आदिवासियों के लिए संचालित सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो वह माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना है, जो एमपी उसमें इंक्लूड नहीं है, राजस्थान और गुजरात के बीच में है। राजस्थान और गुजरात के बीच में है। यदि राजस्थान और गुजरात का इसमें प्रतिशत देखा जाए तो राजस्थान आता है इसमें 45%, और प्यारे भाई गुजरात जो है वो है 55%। कितना है? 55%। तो इसमें राजस्थान तो कितना है? 45% है, और गुजरात कितना है? 55%। माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इंक्लूड राज्यों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई होंगी अच्छे तरीके से, कोई से यहां तक समस्या नहीं होगी, चलेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी पर। नेक्स्ट जो हमारी नदी आ जाती है वह आ जाती है लूणी। देखिएगा लूणी जो है वो भी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक आती है, क्योंकि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो डबल टेस्ट वाली नदी है, जिसमें 2 स्वाद आते हैं। कितने स्वाद आते हैं प्यारे बच्चे? 2 स्वाद। देखिएगा यहां पर ये है नाग पहाड़। क्या है? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पर है प्यारे भाई? अजमेर के अंदर है। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और इसी नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? लूणी। सर्पिलाकार में बहते हुए, सर्पिलाकार में बहते हुए मृतल को पार करते हुए यहां पर कच्छ का रण गुजरात में आती है प्यारे भाई। कहां पर आती है? कच्छ का रण गुजरात में। और कच्छ का रण गुजरात में आकर किस में मिल जाती है? वह अरब सागर में मिल जाती है। कच्छ का रण, कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात के अंदर है प्यारे भाई। कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो वहां पर आकर मिल जाती है। अब इस नदी को जो है ना, जो उद्गम स्थान पर कहते हैं वह कहते हैं सागरमती। क्या कहते हैं प्यारे भाई? सागरमती। साबरमती अलग है, साबरमती जो है वह आपके अलग से नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अब ये जो नदी है इसका उद्गम स्थान पर नाम क्या है? सागरमती है। यह भी आपको याद रखना है। फिर इस नदी के अंदर मैंने अभी आपको बताया यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है? बालोतरा। बालोतरा से पूर्व इसका जल मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद इस नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को भारत की डबल टेस्ट वाली नदी भी कहा जाता है। फिर इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो आपके दाईं ओर से आकर मिलती है, बाकी से सभी सहायक नदियां बाईं ओर से आकर मिलेंगी। दाईं ओर से एकमात्र सहायक नदी जो आकर मिलती है लूणी की, उसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है मेरे प्यारे भाई? जोजड़ी नदी है। इस साइड से भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ नदियां मैं अंकित कर रहा हूं, इनको याद आपको रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नदियां अंकित की हैं मैंने, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे मैं सबसे पहली नदी की बात करता हूं तो बांडी नदी है। कौन सी नदी है? बांडी नदी है। बांडी के बाद में लीलड़ी है। लीलड़ी के बाद में मीठड़ी है। मीठड़ी के बाद में टूकड़ी है। टूकड़ी के बाद में यहां से जवाई है। जवाई है।
कौन सी नदी है प्यारे भाई? जमाई है। और जमाई के बाद में अगर एक नदी और आप देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो कौन सी यहां से इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आती है, और उस नदी का नाम है सागी नदी। क्या नाम है? सागी नदी। सागी नदी, साबी अलग है, याद रखना, सागी नदी है। तो ये आपके लूणी की महत्वपूर्ण क्या है? सहायक नदियां हैं। तो लूणी का उद्गम स्थान पूछा जाए तो नागपाड़ अजमेर से, और संगम या मुहाना कच्छ का रण गुजरात के अंदर। प्रवाह क्षेत्र दो ही राज्यों में होता है, एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में, एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में। तो ये इसकी क्या है, एक तरीके से प्रायद्वीप तटार की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिखना इस बात को, लिखना। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर, ये डायरेक्ट डेटा पूछ सकता है, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर गरशोपा, गरशोपा या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात क्या है? बना हुआ है। तो पूछा जाए महात्मा गांधी या गरशोपा जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो वह नदी के ऊपर बना हुआ है शरावती नदी के ऊपर। और शरावती नदी के ऊपर कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। इसकी जो ऊंचाई है मेरे प्यारे भाई, ऊंचाई है 225 मीटर, 225 मीटर। यदि पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो यदि पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो उसका नाम हो जाएगा कांचीकुलम। क्या हो जाएगा? कांचीकुलम हो जाएगा, या कुंचीकलम भी कहा जाता है इसको, ठीक है, कांचीकुलम। और कांचीकुलम जो है कर्नाटक के अंदर है प्यारे भाई, कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। और इसकी यदि नदी पूछी जाती है तो नदी होगा वराहा नदी, वराहा नदी के ऊपर ये बना हुआ है। तो वराहा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है कांचीकुलम, और ये कर्नाटक राज्य में है। और इसकी यदि ऊंचाई की बात की जाए तो 455 मीटर है मेरे प्यारे भाई। कितना है? 455 मीटर है। कितना है? 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फिर उसके बाद में नदियां आती हैं भारतपुंजा और पेरियार, जो केरल की बड़ी नदियों में शामिल हैं। तो यहां से लिख सकते हैं भारतपुंजा व पेरियार। पेरियार केरल की प्रमुख नदियां हैं, केरल की प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। फिर एक डेटा और याद रख सकते हैं यहां से, इंपोर्टेंट क्या, कि जो कावेरी नदी है ना मेरे प्यारे भाई, कावेरी नदी, अभी मैंने आपको उस साइड वाली नदियों में बताया था जो बंगाली खाड़ी की ओर अपना जल लेकर जा रही थी। कावेरी नदी जो है वह आपके केरल राज्य में, केरल राज्य में, केरल राज्य में श्रीरंगा, श्रीरंगा व श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम द्वीप का क्या करती है? निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप का क्या करती है? निर्माण करती है। और यहीं पर ध्यान रखना, कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद कई बार पूछा जा चुका है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो यह आपके है भाई, कौन कौन से राज्य हैं इसमें? एक तो आपके हो जाएगा केरल, कौन सा हो जाएगा? केरल। और एक हो जाएगा तमिलनाडु, कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तो इनके बीच में ये जल विवाद हैं जो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं भारत की नदियों का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो भारत की जलवायु को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे। जलवायु से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो सीईटी की क्लासेस चल रही हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अभी देखो हमने आपकी सीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमने अभी हमारा जो पब्लिकेशन है संजीव प्रकाशन, उसके माध्यम से हमने सीईटी के लिए, सीईटी के लिए मॉडल पेपर मार्केट में निकाले हैं, मॉडल पेपर मार्केट में निकाले हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो ये सीईटी के मॉडल पेपर भी खरीद सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास मॉडल पेपर किसी कंडीशन में अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर, गूगल प्ले स्टोर से जाकर जो है हमारा एप्लीकेशन क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और उस पर सिंपली लॉगिन पर जाकर आराम से, वो क्रिएट पिन पर जाकर आराम से उसको लॉगिन कर सकते हैं। और वहां से हमारी टेस्ट सीरीज जो है सीईटी के लिए जो है आपके 10+2
और ग्रेजुएशन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ एड प्रचार के लिए नहीं, केवल आपके भविष्य के लिए सब चीजें बता रहा हूं। तो आप उम्मीद करता हूं ये कार्यशाला आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक के साथ शेयर भी बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब मुझे दे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।